नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बिहार एसआईआर पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रहेगी जारी। कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारों को रखा बरकरार, कहा आधार कार्ड नागरिकता का नहीं प्रमाण। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने पर चुनाव आयोग सख्त, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव दिल्ली तलब। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी। कल रात 10 बजे से सीमाओं पर कमर्शियल वाहन बैन। तिरंगामय हुआ देश, हर घर तिरंगा यात्रा के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा। जम्मू कश्मीर, ओडिशा, बिहार सहित कई राज्यों में निकली तिरंगा यात्रा। इजराइल गाजा संघर्ष विराम योजना और बंधक समझौते पर हमास का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा काहिरा। 60 दिन की प्रस्तावित संघर्ष विराम पर होगी वार्ता। और अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर मामले में दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी घमासान मचा हुआ है। इस सियासी खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई जारी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होनी है। कल हुई सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी। ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को लेकर आज कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। पहले दिन की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है और आधार एक्ट की धारा 9 ऐसा ही कहती है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी समेत अन्य वकीलों ने अपना पक्ष रखा और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। ग्राफिक के जरिए देखिए कपिल सिब्बल और जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से क्या कुछ कहा गया। दलील दी गई कि बिहार के लोगों के पास वो दस्तावेज नहीं है जो आयोग मांग रहा है। ये कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार भी देश का हिस्सा है। अगर बिहार में लोगों के पास दस्तावेज नहीं होंगे तो फिर देश के किसी हिस्से में रहने वाले लोगों के पास नहीं होने चाहिए। अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो कोई तो पहचान पत्र उनके पास होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी कहा गया कि एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में कुछ ऐसे लोगों को मृत दिखाया गया है जो जीवित हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि वास्तव में मृत व्यक्ति को जीवित और जीवित व्यक्ति को मृत दिखाया गया है तो हम चुनाव आयोग से जवाब तलब करेंगे। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि पीड़ित पक्ष अदालत के समक्ष क्यों नहीं आते। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि ये केवल ड्राफ्ट रोल है और नागरिकों को आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कुछ और तथ्य और आंकड़े मांगे। चुनाव आयोग ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा कि नियमों के अनुसार चुनाव आयोग को शामिल न किए गए लोगों की अलग सूची तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत को आज निर्वाचन आयोग ने दिल्ली तलब किया है। मतदाता सूची संशोधन में गड़बड़ी के आरोप में 4 अधिकारियों को निलंबित करने के आयोग के निर्देश का पालन नहीं करने पर उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से चुनाव आयोग को सूचित किए जाने के एक दिन बाद कहा था कि वो आरोपी अधिकारियों को तुरंत निलंबित नहीं करेगी। इस पर आयोग ने कहा कि मुख्य सचिव मनोज पंत व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर पश्चिम बंगाल सरकार का रुख स्पष्ट करें। बहरहाल अब राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रही खींचतान में ये एक और मुद्दा बन गया है। ये विवाद दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर पूर्व और पूर्वी मिदनापुर के मोइना की मतदाता सूचियों में कथित खामियों से उपजा है। चुनाव आयोग के अनुसार दोषी पाए जाने पर आरोपियों को कम से कम 3 महीने की कैद, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
चुनाव आयोग ने विभागीय जांच की भी सिफारिश की है। भारत सिंगापुर की तीसरी मंत्रिस्तरीय वार्ता आज दिल्ली में आयोजित होगी। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देना और उन्हें मजबूत बनाना है। सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप प्रधानमंत्री और व्यापार व उद्योग मंत्री गान किम योंग करेंगे। इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में दिल्ली में और दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में आयोजित की गई थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा नगर निगम अधिकारियों को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सभी आवारा कुत्तों को 8 सप्ताह के भीतर आश्रयों में रखने के निर्देश दिए जाने के एक दिन बाद मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने कहा कि तमिलनाडु सरकार को दिल्ली में आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को राज्य में लागू करने का निर्देश देने पर विचार करना चाहिए। पीठ ने आवारा पशुओं से संबंधित कई याचिकाओं, आवारा कुत्तों को किसी विशेष स्थान पर रखने और मंदिर परिसर के अंदर कुत्तों के आतंक पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा प्रस्तुत किया, जिसमें दावा किया गया कि तमिलनाडु में अकेले इस वर्ष 3.67 लाख कुत्तों के काटने की घटनाएं हुई और कुत्ते के काटने से संबंधित रेबीज के कारण 20 मौतें भी दर्ज की गईं। न्यायाधीशों ने कहा कि वो सर्वोच्च न्यायालय के विस्तृत दिशा निर्देशों का अध्ययन करने के बाद संयुक्त आदेश जारी करेंगे। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी ट्रक से टकरा गई है, जिसके नतीजे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। श्रद्धालु खाटू श्याम के दर्शन करके लौट रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही 11 लोगों की जान चली गई। घटना में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल 9 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है, जबकि 3 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। श्रद्धालु एक पिकअप पर सवार थे, जिसकी ट्रक से टक्कर हो गई। सभी श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। तो पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा है। इस अभियान में शामिल होते हुए गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में अपने आवास पर तिरंगा फहराया और कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज देश को एकता के सूत्र में पिरोने और राष्ट्र प्रेम की भावना को और भी प्रबल बनाने वाला जन अभियान बन गया है। यह अभियान दर्शाता है कि असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने त्याग, तप और समर्पण से जिस आज़ाद भारत का सपना साकार किया था, उसे विकसित और सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए 140 करोड़ देशवासी संकल्पित हैं। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज देश का गौरव और सम्मान है। तिरंगे को हाथ में लेकर ही आज़ादी की लड़ाई में देश की स्वतंत्रता के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। फिर हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। अपने राष्ट्रीय पर्व को हम धूमधाम से मनाएं और अपने घरों पर भी तिरंगा फहराएं। अपने घर भी तिरंगा फहराएं। आज मैंने अपने परिवार के साथ तिरंगा फहराया है। आपने अभी तक फहराया कि नहीं? नहीं तो अपने घर पर जरूर तिरंगा लहराएं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और स्कूली छात्रों के साथ यात्रा में शामिल हुए। सीएम ने कहा, उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। हर भारतीय के घर में भारत के आन बान शान का प्रतीक ये तिरंगा
लहराया जाना चाहिए। साथ ही यात्रा में शामिल उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि घर घर तिरंगा अभियान का भाजपा ने संकल्प लिया है और उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ परिवारों तक हम पहुंचेंगे, 25 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे और घर घर तिरंगा लहराएंगे। तो हाथों में तिरंगा ध्वज है, हर कोई भारत माता की जय के साथ तिरंगा यात्रा में सहभागी बन रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने के आह्वान पर पिछले 10 वर्षों के अंदर राष्ट्रीयता का भाव प्रगाढ़ता के साथ हर जन तक, हर घर तक पहुंचे। यह हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब देख रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा मात्र यात्रा नहीं है, ये भारत माता के प्रति, भारतीय महापुरुषों के प्रति, अपने क्रांतिकारियों के प्रति, वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता भी है। हर घर तिरंगा लगाने का अभियान यह शुरू किया गया है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कि आज़ादी 1947 में मिली। जब आज़ादी के 100 साल पूरे हों 2047 में विकसित भारत होना चाहिए, शक्तिशाली भारत होना चाहिए, गरीबी से मुक्त भारत होना चाहिए, सभी क्षेत्रों में नंबर 1 का भारत होना चाहिए। इस संकल्प को हर भारतवासी अर्थात 144 करोड़ लोग अर्थात 288 करोड़ लोग 288 करोड़ भुजाएं देश की उठ करके खड़ी हो गई। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत देहरादून में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। देश भर से ये तस्वीरें आ रही है जहां हर घर पर तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तिरंगा लहराया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत गांधीनगर में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। अब तस्वीरें गुजरात से, जहां गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी अपने आवास पर तिरंगा ध्वज फहराया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया। तो विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने आवास पर तिरंगा ध्वज फहराया और साथ ही साथ ये संदेश भी पूरे देश की जनता को, आवाम को, कि वो भी अपने घर पर तिरंगा फहराएं। तिरुवनंतपुरम में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस रैली में केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर भी शामिल हुए। मुरादाबाद में भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई। रैली में पुलिस कर्मियों के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर घर तिरंगा यात्रा की इस कड़ी में आज दूरदर्शन बिहार द्वारा राजधानी पटना स्थित गंगा पथ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान दूरदर्शन केंद्र के कई कर्मी और सैकड़ों युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर डीडी बिहार के उप महानिदेशक राजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान 2022 से लगातार चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना है। 11 अगस्त 2025 से लेकर 15 अगस्त 2025 तक हर घर तिरंगा यात्रा अभियान पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज डीडी बिहार के उप महानिदेशक हमारे साथ उपस्थित है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस अभियान का क्या उद्देश्य है। हर घर तिरंगा अभियान जो है पिछले 2022 से हम लोग लगातार हर साल इस समय देखते हैं अगस्त के महीने में। इसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक ही संदेश है कि पूरे भारत को एक सूत्र में राष्ट्र के प्रति सोच जो है उसको और दृढ़ किया जाए और लोग इस 15 अगस्त के महीने को खास करके
इस रूप में मनाए, सबको अपने स्वतंत्रता के ऊपर इसको एक राष्ट्रीय पर्व को मनाने का 15 दिनों पहले हम लोग केवल एक दिन करते थे। हर घर तिरंगा सबसे पहले 22 में शुरू हुआ था। यहाँ के हम लोग अच्छा लगा कि देश के प्रति मतलब प्रेम है। आज हम लोग सारे लोग ऑफिस का स्टाफ मेंबर पद यात्रा में निकले हुए झंडा लेकर देश को मतलब प्रेम, देश के प्रति प्रेम जागरूकता करने के लिए इस याद में इस चीज़ को मना रहे हैं कि मतलब हमारे जो वीर शहीद हुए हैं, जो हमारी जो धरोहर है, उसको हम यादगार में इस पल को मना रहे हैं। और हम लोग मित्र एकत्रित होकर के इस पल को आगे की ओर आगे भी मनाते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी हर घर तिरंगा अभियान को खासा अच्छा रिस्पांस दिया जा रहा है। लोग खुद घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर हाथ में तिरंगा लिए रैली निकाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा की ये तस्वीर है, जहां हर हाथ में तिरंगा ध्वज है। और अब आपको लिए चलते हैं रांची, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। मरांडी ने कहा कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस बेहद खास है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे देश के वीर जवानों ने जो अपनी वीरता दिखाई है, उससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी हैरान है। और ये तिरंगा यात्रा उनके ही सम्मान में है। 15 अगस्त आ रहा है, राष्ट्रीय त्यौहार है। और इस बार तो जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश के वीर जवानों ने जो अपनी वीरता दिखाई है, इससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी अचंभित है। आज उन सबों के सम्मान में देश भर में तिरंगा यात्रा निकल रहा है। तो पूरा देश इस वक्त देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। गुजरात के सूरत में भी तिरंगा यात्रा की धूम देखी जा रही है। यहाँ हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों के घरों तक तिरंगा पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली के जनकपुरी में आज सुबह तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस रैली में दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद भी शामिल हुए। देशभक्ति के रंग में रंगी इस यात्रा में बड़ी संख्या में जनकपुरी के निवासी शामिल थे। आशीष सूद ने कहा कि ये रैली समाज के हर वर्ग को संदेश देती है। सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को हम लोग अपने तिरंगे के साथ यहाँ की सभी सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक संस्थाओं ने मिलकर ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। इस तिरंगा यात्रा के आयोजन से इन बच्चों को, इन युवाओं को, यहाँ के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक संगठन RWA को ये संदेश है कि हम सब मिलकर स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग मनाएं। आज 8000 से ज्यादा लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया है।
जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश देते हुए भद्रवाह पुलिस ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। इस रैली का उद्देश्य आमजन में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करना और प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करना रहा। वहीं रैली के दौरान सभी पुलिसकर्मी और छात्र के हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति के नारों के साथ फ्लैग मार्च करते हुए नजर आए। ये जोश है भारत के प्रति गर्व का ये क्षण है। आप जानते हैं कि हर घर तिरंगा कैंपेन पूरे देश में चल रहा है। इसी कैंपेन के तहत हमने भी आज एक तिरंगा रैली यहाँ भद्रवाह में निकाली, जो कि बस स्टैंड भद्रवाह से होके स्टार्ट हुई और शेरी बाज़ार में इख्तिताम पजीर हुई। एक नई चीज़ जो इसमें थी, इसमें हमने 100 मीटर का लंबा झंडा लिया हुआ था, जो कि जितने भी पार्टिसिपेंट थे इसमें सब ने पकड़ के यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक लिया इसको। और हमारा जो मैसेज है इस तिरंगा रैली का कि झंडा हमारी शान है और झंडा हमारी पहचान है। ओडिशा के संबलपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में मौजूद कलेक्टर ने कहा कि तिरंगा बाइक रैली के आयोजन से लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। संबलपुर ज़िले में आज तिरंगा बाइक रैली हुआ है। तो हम 2 दिन के बाद 78 हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो उसी के खुशी में प्रशासन सारा, हमारा पुलिस प्रशासन, ऑल द लाइन डिपार्टमेंट्स, NGOs, ये सब मिलके आज तिरंगा बाइक रैली की है। विभिन्न जो प्रोग्राम्स है हमारे इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के अवसर पर किया गया है। पब्लिक में भी बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह के लिए कई तैयारियां हो रही है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस का काफी मूवमेंट रहता है। कल रात 10 बजे से सीमाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिसके तहत किसी भी कमर्शियल वाहनों की दिल्ली में एंट्री बंद है। सोशल मीडिया पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से सभी जानकारियां साझा की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस का काफ़ी मूवमेंट रहता है, जो कि VIPs का मूवमेंट्स भी रहता है काफ़ी। तो इसमें हम लोग ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमारे बॉर्डर्स पे रहते हैं। 10 बजे से रात में, जैसे कल रात में 10 बजे से हमारे रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे बॉर्डर्स पे। तो कोई भी कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह हम नहीं आने देते हैं। और ये जब तक कि हमारा ये अरेंजमेंट यहाँ ख़त्म नहीं होता है रेड फोर्ट का, तब तक रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। ऐसे ही हम 14 की रात में 10 बजे से लगाएंगे रिस्ट्रिक्शंस। और 15 अगस्त को भी जो भी बॉर्डर्स पे हमारे जो व्हीकल्स का रिस्ट्रिक्शंस है उसको हम पालन करेंगे। कुछ हमारी रोड्स हैं जहाँ पे VIP मूवमेंट्स होंगे, तो वहाँ पे ड्यूरिंग मूवमेंट हम वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। तो इस हिसाब से हमारा स्टाफ प्रॉपरली ब्रीफ्ड है। उनको हम लोग को प्रॉपर हम लोग अर्ली मॉर्निंग से हम लोगों का डिप्लॉयमेंट रहता है और हमारा नाइट विजिल भी रहता है। तो उसके तहत हम लोग अपने तरीके से पूरी तैयार हैं। बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से एक खबर आ रही है, जहां ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को बड़ा झटका लगा है। पहलवान सुशील कुमार को जमानत जो मिली थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में ये जमानत मिली थी दिल्ली हाई कोर्ट से, लेकिन उसको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सागर के पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब पहलवान सुशील कुमार को बड़ा झटका लगा है, जहां पर उसकी जमानत को
रद्द कर दिया गया है। सागर के पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और उसके बाद ये बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला है, जहां सुशील कुमार को 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर भी करना होगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त, जहां सागर के पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चुनौती दी थी और उसके बाद ये खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां बताया जा रहा है कि पहलवान सुशील कुमार को एससी से यानी कि सुप्रीम कोर्ट से अब ये बड़ा झटका लगा है। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान है सुशील कुमार, जिनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। पहलवान सुशील कुमार को जो जमानत मिली थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, यानी कि इससे पहले ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में था, वहां पहलवान सुशील कुमार को जमानत मिली थी, लेकिन उसके बाद जिनकी हत्या की गई थी जिस जूनियर पहलवान की, उसके पिता ने इस पूरे मामले को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से आज पहलवान सुशील कुमार को एक बड़ा झटका लगा है, जहां उनकी इस जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सिर्फ रद्द ही नहीं किया है बल्कि वो समय, वो मियाद भी तय की है जिसके दौरान पहलवान सुशील कुमार को सरेंडर भी करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की एक ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां से पहलवान सुशील कुमार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। पहलवान सागर हत्याकांड मामले में जमानत मिली थी पहलवान सुशील कुमार को और उसके मामले को लेकर के पहलवान सागर के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को चुनौती दी थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार को की जो जमानत मिली थी उसे रद्द कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, इस पर लगातार अपडेट आपसे साझा करते रहेंगे। खबरों में बढ़ते हैं आगे, आपको बताएं कि स्टार्टअप बिहार योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा युवा उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जा रहा है। अब तक 69.50 करोड़ रुपए की राशि 1522 पंजीकृत स्टार्टअप्स को दी जा चुकी है। युवाओं को सरकार अपना व्यवसाय का अवसर दे रही है। अब आपकी बारी है अपना स्टार्टअप शुरू करने की। तो आइए देखते हैं एक रिपोर्ट जिसमें बिहार के एक युवा उद्यमी की कहानी है, जिसने इस योजना का लाभ किस तरीके से उठाया है, जानिए। बिहार में स्टार्टअप की बढ़ती संख्या बिहार की पारंपरिक कृषि प्रधान छवि को पीछे छोड़कर इसे नवाचार और उद्यमिता की नई पहचान दिला रही है। ग्रामीण इलाकों में भी स्टार्टअप गतिविधियां सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को न केवल रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, बल्कि वो नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाले बन रहे हैं। राज्य के सहरसा जिले के एक युवा दिलखुश कुमार ने इस योजना का लाभ कैसे उठाया, इसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। कैब सेवा में अग्रणी प्लेयर ओला उबर के वर्चस्व के बावजूद दिलखुश ने अपनी छोटी सी इकाई रोडवेज को बिहार में एक ब्रांड के रूप में तब्दील कर दिया है। जब से स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव उठाया गया, जो बच्चों को स्टार्टअप के लिए प्रेरित किया गया, तब मुझे लगता है स्टार्टअप का तेजी से क्रेज हुआ। उससे पहले भी स्टार्टअप हो रहा था, लेकिन इसका अवेयरनेस भारत सरकार के द्वारा ही फैलाया गया। बाद में फिर बिहार गवर्नमेंट 2016 में स्टार्टअप बिहार लॉन्च की और उसका लाभ बहुत सारे लोगों को मिला। कैब के व्यवसाय में पहली बार दिलखुश ने वन वे ट्रैवल पद्धति इजाद की, यानी आपको पटना से मोतिहारी जाना हो तो आपको एक तरफ का ही किराया देना होगा। अभी कैब यूजर को अप एंड डाउन दोनों का किराया भुगतान करना होता है। बिहार में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और 2 वे टैक्सी लोग यूज करते थे। उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करके पहले हम लोग 1 वे टैक्सी पे लेके आए और मार्केट में एक बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आए। हमारा इनिशिएटिव के बाद बहुत सारे लोग इस इनिशिएटिव को उठाया और कहीं ना कहीं इसका श्रेय रोडवेज को जाता है, क्योंकि जब तक एक आदमी कोई आगे बढ़ के नहीं निकलता है तब तक लोग पीछे से नहीं आता है। दिलखुश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक शुरुआती दौर में आत्मघाती साबित हुआ, लेकिन बदलते वक्त के साथ इनका 1 वे ट्रैवल इनके व्यवसाय के लिए कामधेनु बन गया। दिलखुश खुद तो खुश रहते ही हैं, साथ ही अपने कर्मचारियों के लिए भी यूजर फ्रेंडली हैं। दिलखुश कुमार की कहानी एक साधारण प्रेरणा है, जो बिहार के एक छोटे से कस्बे से शुरू होकर एक सफल उद्यमी बनने तक का सफर तय करती है। सीमित शिक्षा के बावजूद इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और साहस की बदौलत बिहार में स्टार्टअप की सफलता का नया इतिहास रचा है। शून्य से शिखर तक पहुंचे दिलखुश कुमार की कहानी बहुत ही अजीब है और बहुत ही रोमांचक भी है। कभी इन्होंने सब्जी बेचा, कभी इन्होंने रिक्शा चलाया और बेरोजगारी के चलते इनका जीवन बिल्कुल नर्क हो चुका था, लेकिन भला हो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए गए स्टार्टअप इंडिया का, जिसने इनकी जिंदगी बदल दी और आज इनकी कंपनी का टर्नओवर वार्षिक 40 करोड़ है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, पटना। गृह मंत्री अमित शाह ने अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा है, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ महादेव मंदिर से लेकर देश भर में अनेक मंदिरों का पुनर्निर्माण कर ये संदेश दिया कि भारतीय संस्कृति की जड़ें कितनी विशाल हैं। नारी शक्ति के कुशल नेतृत्व की प्रतीक महारानी अहिल्याबाई जी ने जन कल्याण व सुरक्षा के भी कीर्तिमान स्थापित किए। न्याय और लोक सेवा के लिए आजीवन संकल्पित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन करता हूँ। 15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथियों, आमंत्रितों और आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो अपनी सभी लाइनों पर सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे अपनी सेवाएं शुरू करेगी। सुबह 6 बजे तक सभी लाइनों पर 30 मिनट के अंतराल पर रेल सेवाएं उपलब्ध होंगी और उसके बाद शेष दिन के लिए नियमित समय सारिणी का पालन किया जाएगा। मोदी सरकार की योजनाओं ने देश में करोड़ों लोगों को गरीबी से निकालने में बड़ी भूमिका निभाई है। पीएम आवास योजना से लेकर मुद्रा और लखपति दीदी जैसी योजनाओं ने देश में महिलाओं और बच्चों की गरीबी कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य शमिका रवि और डॉक्टर मुदित कपूर की रिसर्च रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। शोध पत्र में घरेलू संसाधनों के वितरण और गरीबी उन्मूलन पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। इस शोध के अनुसार वर्ष 2011-12 और 2022-23 के बीच घरों में संसाधनों के समान बंटवारे से 30 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आ गए। शोध में ये बात सामने आई कि घरेलू संसाधनों के समान वितरण से राष्ट्रीय गरीबी दर 2011-12 के 29.5% से घटकर 2022-23 में 4% हो गई। हालांकि असमान बंटवारे को ध्यान में रखते हुए 2011-12 में गरीबी दर 34.7% अधिक थी, जो साल 2023-24 में घटकर 10.5% हो गई। इस दौरान महिलाओं और बच्चों की गरीबी में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई। महिलाओं की गरीबी दर 33.3% से घटकर 2.2% हो गई। आंकड़े बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, गौर से देखिए ग्राफिक के जरिए। जबकि बच्चों की गरीबी दर 58.3% से घटकर 17.8% हो गई। शोध पत्र में यह भी कहा गया है कि संसाधनों के समान वितरण से गरीबी का अंतर भी 2011-12 के 18.4% से घटकर 2023-24 में 10.2% हो गया। वहीं असमान वितरण में बच्चों और महिलाओं की गरीबी का अंतर काफी कम हुआ, जबकि पुरुषों की गरीबी के अंतर में मामूली बदलाव आया। शोध पत्र में आगे ये भी कहा गया है कि 2011-12 और 2022-23 के बीच परिवारों के भीतर संसाधनों के समान बंटवारे से लगभग 30.2 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हालांकि परिवार के सदस्यों के बीच संसाधनों के असमान आवंटन की बात करें तो 27.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। इससे महिलाओं और बच्चों की गरीबी में उल्लेखनीय प्रतिशत दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपना निर्यात आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। राज्य ने इस वर्ष अब तक का सबसे ज्यादा 66,218 करोड़ का निर्यात किया, जो पिछले साल के मुकाबले 6% की बढ़ोतरी को दर्शा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश अब सिर्फ हृदय प्रदेश नहीं बल्कि भारत के आर्थिक मानचित्र पर उभरता हुआ शक्ति प्रदेश भी बन चुका है। मध्य प्रदेश वित्तीय वर्ष 2024-25 में नया इतिहास रच रहा है। मध्य प्रदेश ने 66,218 करोड़ रुपए के निर्यात के साथ अब तक एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। ये उपलब्धि राज्य की मजबूती, योजना और उद्योगों की प्रगति को दर्शाती है। फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स और सोया उत्पादों के क्षेत्र में निर्यात में 6% का जबरदस्त इजाफा हुआ है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मार्केंडाइज एक्सपोर्ट में 66,218 करोड़ रुपए का योगदान है, जबकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में
सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों ने राज्य के एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो में 4038 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास बढ़ने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात में मध्य प्रदेश की रैंकिंग 15 से 11 हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का पॉजिटिव माहौल है, जिस तरह से सब चीज एक बेहतर की ओर, एक नई दिशा की ओर जा रही है, जिस तरह से नए नए उद्घाटन हो रहे हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मुझे लगता है मध्य प्रदेश शीघ्र ही निर्यात जगत में और अधिक ऊंची पायदान पर पहुंच जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग गुड्स और सोया आधारित कृषि उत्पाद मिलाकर मध्य प्रदेश ने विश्व बाजार के प्रतिमानों के अनुसार निर्यात रैंकिंग में बढ़ोतरी की है। निवेश मित्र औद्योगिक विकास की नीतियां, औद्योगिकरण का बढ़ता आधार मध्य प्रदेश का निर्यात बढ़ने के प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा निर्यात को प्रोत्साहित करने वाली अधोसंरचना में बढ़ोतरी होना और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित होना भी प्रमुख कारण है। पिछले साल तक फार्मास्यूटिकल, एनिमल फीड, मशीनरी, एल्युमिनियम और टेक्सटाइल 5 ऐसे निर्यात सेक्टर थे जो प्रथम 5 निर्यातकों में शामिल थे। मुख्य रूप से बांग्लादेश, फ्रांस, यूएई और नीदरलैंड में मध्य प्रदेश को निर्यात का बड़ा मार्केट मिला है। फार्मास्यूटिकल और मशीनरी के निर्यात में मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा मार्केट यूएस है। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2024-25 में 11,968 करोड़ रुपए के फार्मास्यूटिकल्स, 6,062 रुपए के एनिमल फीड, 4,795 करोड़ रुपए के एल्युमिनियम, 4,656 करोड़ रुपए का निर्यात और 5,497 रुपए की मशीनरी का निर्यात हुआ। पिछले 6 वर्षों में मध्य प्रदेश का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2019-20 में 37,692 करोड़ रुपए, 2020-21 में 47,959 करोड़ रुपए, 2020-21 में 58,407 करोड़ रुपए, 2022-23 में 65,878 करोड़ रुपए, 2023-24 में 65,255 करोड़ रुपए और 2024-25 में 66,218 करोड़ रुपए का निर्यात मध्य प्रदेश से हुआ है। इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन से हुए निर्यात के आंकड़े भी शामिल हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने किस तरीके से उद्योगों के लिए बनी नीतियों को आसान किया है, उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित किया है और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर फोकस किया है। मध्य प्रदेश में बने उत्पाद आज दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश भारत के एक्सपोर्ट के आंकड़ों को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। जल जमाव से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी पटना में भी सड़कों और गलियों में पानी भर चुका है, जिससे लोगों को रोजमर्रा का काम करना भी मुश्किल होता जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम को पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त परिसर घोषित किया गया है। 11 अगस्त से धाम परिसर में प्लास्टिक सामग्री जैसे टोकरी, लोटा आदि के साथ प्रवेश पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का ये प्रयास पर्यावरण सुरक्षा और स्वच्छता की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। काशी सनातन संस्कृति की आत्मा, श्री काशी विश्वनाथ धाम, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु महादेव के लिए लगाते हैं गंगा में आस्था की डुबकी। और अब एक पवित्र संकल्प, श्री काशी विश्वनाथ धाम को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त परिसर घोषित किया गया है। गेट नंबर 4 पर ढूंढीराज और माता विशालाक्षी मंदिर क्षेत्र के पुष्पमाला विक्रेताओं को जानकारी दे दी गई है। 11 अगस्त से श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक, चाहे वो टोकरी हो या लोटा, के साथ प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा। मंदिर न्यास, डिप्टी कलेक्टर, विशेष कार्याधिकारी और नगर निगम सभी मिलकर एक क्रांतिकारी प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही चरणबद्ध रूप से इसको लागू किया गया। जिस समय कुंभ का पलट प्रवाह चल रहा था, उस समय हम लोगों ने प्लास्टिक के संबंध में, जागरूकता के संबंध में लोगों को बताना शुरू किया, रोकना टूटना शुरू किया। सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह मार्च अप्रैल के महीने में बंद किया गया। कई बार यह होता है कि जब हम कोई चीज़ प्रतिबंधित करते हैं तो लोग विकल्प के बारे में पूछते हैं, इसका विकल्प क्या है। तो विकल्प के रूप में हम लोगों ने लोटा, धातु का जो लोटा है वह, बांस और मूंछ की बनी हुई टोकरियाँ, यह ले जाकर सैंपल के रूप में जो फूलमाला के विक्रेता दुकानदार थे उनको पूरी सूचीबद्ध किया गया। यहाँ से लेकर मैदागंज तक, यहाँ से लेकर गोदौलिया तक, धाम परिसर के भीतर जो ISKs में हमारे लगने वाले जो विक्रेता हैं उनकी सबकी सूची बनाएगी। इसमें कौन कौन लोग फूलमाला का विक्रय करते हैं।
प्रत्येक विक्रेता को जाकर हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से एक पावती पत्र रिसीव कराते हुए सभी को सैंपल्स जो थे वो पर्याप्त संख्या में 10-10 टोकरी 2-2 लोटे उपलब्ध कराए और इसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई। बांस की टोकरियां, स्टील के लोटे, पर्यावरण के अनुकूल साधन अब हर श्रद्धालु की पहली पसंद बनेंगे। 12 जुलाई से शुरू हुआ ये जन जागरूकता अभियान केवल नियम नहीं, एक संस्कृति का नव जागरण है। महापौर अशोक तिवारी और नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के मार्गदर्शन में मुहिम को जन जन तक पहुंचाया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का ये प्रयास केवल स्वच्छता का संदेश नहीं, ये हमारी अगली पीढ़ी को संरक्षित भविष्य देने का संकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबर के माध्यम से अब आपको लिए चलते हैं सीकर। आस्था और संस्कृति की धरती सीकर के रेवासा धाम में 9 दिवसीय श्री सीएपीए मिलन समारोह शुरू हुआ। महंत राघवाचार्य की प्रथम पुण्यतिथि पर भक्ति, सेवा और संत परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्री सीएपीए मिलन समारोह का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। पेश है ये रिपोर्ट। भक्ति, संस्कृति और संत परंपरा का अनूठा संगम, भव्य मंदिर परिसर, सजी हुई तोरण, फूलों की वर्षा, श्रद्धालुओं की भीड़। आस्था की नगरी सीकर में रेवासा धाम में आज से शुरू हुआ 9 दिवसीय श्री सीएपीए मिलन समारोह। महंत राघवाचार्य की प्रथम पुण्यतिथि पर भक्ति, संस्कृति और संत परंपरा का अद्भुत संगम। श्री सीएपीए मिलन समारोह का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। महंत राघवाचार्य की प्रतिमा और गुरुकुल भवन का लोकार्पण भी किया। समारोह में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी और जगत गुरु रामानंदाचार्य समेत कई संत समारोह में मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राघवाचार्य महाराज के आत्मीय स्नेह और समाज सेवा के लिए उनकी अथक तपस्या को याद किया। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज, इनके लिए उनके हृदय में बहुत उत्कट तड़पन थी। उसके चलते बहुत परिश्रम करते थे। छोटी मोटी बातों को देखकर, जो अवांछित घटनाएं उनको सुनकर बहुत व्यथित और चिंतित होते थे और व्यथा और चिंता उनके परिश्रम को और बढ़ा। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि राघवाचार्य महाराज ने कठिन हालात में भी 84 गौशालाओं का निर्माण कराया, गोग्रास की परंपरा शुरू की। 42 साल के अनथक परिश्रम से उन्होंने 84 गौशालाओं का निर्माण कराया और उसमें गोग्रास की प्रथा कराई कि महिलाओं को करके सीकर शहर में भी 4000 महिलाएं ऐसे जो रोज गोग्रास निकालते गाय के लिए वो व्यवस्था करा कर ये करी। रेवासा धाम में अगले 9 दिन संत वाणी, भजन और भक्ति के स्वर गूंजेंगे। एक संकल्प के साथ आस्था और सेवा की यह परंपरा यूं ही अनवरत चलती रहेगी। रेवासा धाम में श्री सीएपीए मिलन समारोह सिर्फ श्रद्धा का उत्सव नहीं, बल्कि महंत राघवाचार्य की सेवा, संस्कार और समाज कल्याण की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प है। सुधांशु सहरावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, सीकर। आइए चले मथुरा। यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। मुख्य मंदिर के अलावा मथुरा के रास्तों को भी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। सजावट के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की जा रही है। दुकानें भी लड्डू गोपाल के श्रृंगार के सामान से सज धज गई हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में दूसरे शहरों से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और इसीलिए यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है। पूरी मथुरा नगरी रात को प्रकाश से जगमगा रही है, जिससे पूरा ब्रज कृष्णमय हो गया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जब 3 साल के अक्षर को अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा तो पॉलिसी बाजार की टीम ने तुरंत वहां पहुंचकर उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट किया है कि वो रूस के उस प्रस्ताव को खारिज करेंगे जिसमें यूक्रेन से पूर्वी डोनबास क्षेत्र से अपनी सेनाएं हटाने की मांग की गई है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ऐसा करने से यूक्रेन अपनी मजबूत रक्षा रेखाएं खो देगा और रूस को आगे के आक्रामक अभियानों के लिए खुला रास्ता मिल जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा केवल तब ही हो सकती है जब रूस युद्ध विराम के लिए सहमत हो और यूक्रेन के लिए ठोस सुरक्षा गारंटियां उस चर्चा का हिस्सा हों। उन्होंने जोर दिया कि यूक्रेन से संबंधित किसी भी बातचीत में यूक्रेन की भागीदारी अनिवार्य है। ज़ेलेंस्की के अनुसार रूस का मौजूदा प्रस्ताव ये है कि वो यूक्रेन के अन्य क्षेत्रों में अपनी सैन्य प्रगति रोक देगा, पर जब कीव डोनबास क्षेत्र से अपनी सेनाएं पीछे हटा लें। क्रेमलिन ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से फोन पर बात की और उन्हें इस हफ्ते अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली रूसी नेता की प्रस्तावित वार्ता की जानकारी दी। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA ने बताया कि किम जोंग उन और पुतिन ने पिछले साल हुई रणनीतिक साझेदारी समझौते के तहत दोनों देशों के संबंधों में विकास पर चर्चा की है और भविष्य में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। दक्षिण कोरिया की पूर्व प्रथम महिला किम क्योन ही को अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है। अदालत ने किम क्योन ही पर रिश्वतखोरी, स्टॉक में हेरफेर और एक उम्मीदवार के चयन में दखलंदाजी सहित विभिन्न संदिग्ध अपराधों के आरोपों के बीच गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। किम दक्षिण कोरिया की एकमात्र पूर्व प्रथम महिला हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके पति पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल भी जेल में हैं, जहां उन पर दिसंबर में मार्शल लॉ लागू करने की असफल कोशिश के बाद अप्रैल में पद से हटाए जाने के बाद मुकदमा चल रहा है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस MLA के आवास पर छापेमारी कार्रवाई की गई है। जी हां, विधायक सतीश के सेल के आवास पर ईडी ने ये छापेमारी कार्रवाई की है। अवैध खनन मामले में जेल गए थे कांग्रेस विधायक, इसी से जुड़ा ये मामला। वर्तमान में जमानत पर चल रहे हैं सतीश के सेल। तो ये बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां कर्नाटक में कांग्रेस MLA, कांग्रेस विधायक के आवास पर छापेमारी कार्रवाई की गई है। विधायक सतीश के सेल के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है। ईडी ने छापेमारी कार्रवाई की है। अवैध खनन मामले में जेल जा चुके हैं कांग्रेस विधायक और फिलहाल वो जमानत पर हैं। वर्तमान में जमानत पर चल रहे सतीश के सेल के आवास पर ईडी ने ये छापेमारी कार्रवाई की है। तो कर्नाटक से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां कांग्रेस विधायक के आवास पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। कई जांच के लिए ईडी की टीम पहुंची है। अवैध खनन मामले में जेल जा चुके हैं ये कांग्रेस विधायक, वर्तमान में जमानत पर चल रहे हैं सतीश के सेल, और उसके बाद ईडी पहुंची है आज छापेमारी कार्रवाई करने के लिए। सूत्रों की अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से ये भी सामने आ रहा है कि अवैध खनन मामले से जुड़े हुए मामले में ये एक्शन लिया गया है ईडी की तरफ से। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक के आवास पर ये कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। अवैध खनन मामले से जुड़े हुए मामले को लेकर के ईडी की ये छापेमारी कार्रवाई बताई जा रही है। अवैध खनन मामले में कांग्रेस विधायक जेल भी जा चुके हैं। फिलहाल वो जमानत पर इस मामले में चल रहे हैं। तो सतीश के सेल के आवास पर ईडी की टीम ने छापेमारी कार्रवाई की है। अवैध खनन मामले से जुड़े हुए मामले में ये एक्शन बताया जा रहा है, जिसको लेकर के आज ईडी की टीम पहुंची है। कर्नाटक के ये कांग्रेस विधायक हैं और इनके आवास पर ईडी ने छापेमारी कार्रवाई की है। विधायक सतीश के सेल के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है, छापेमार कार्रवाई करने के लिए पहुंची है। अवैध खनन मामले में जेल भी गए हैं और फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। अवैध खनन मामले से ही जुड़ा सूत्र बता रहे हैं कि इसी मामले को लेकर के तफ्तीश करने के लिए ईडी की टीम पहुंची है
और उनसे बयान भी लिए जाएंगे। सतीश केसेल जो कि जमानत पर चल रहे हैं, अवैध खनन मामला जुड़ा हुआ है उनसे। और कर्नाटक से ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, जहां कांग्रेस के विधायक के आवास पर ईडी की टीम ने छापा मारा है। तो कर्नाटक के विधायक सतीश केसेल के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है, जहां छापेमारी कार्रवाई की गई है। अवैध खनन मामले में पहले वो जेल भी गए हैं कांग्रेस विधायक, और फिलहाल वो जमानत पर हैं। सतीश केसेल, जहां आज ईडी की टीम पहुंची है, छापेमारी कार्रवाई की गई है। ईडी की टीम कड़ियों को जोड़ने का काम करेगी संभवतः अवैध खनन मामले में। और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो सतीश केसेल से जुड़े हुए हैं, दस्तावेजों की जांच, बयान लेना, ये तमाम ईडी की कार्रवाई में शामिल हो सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, कर्नाटक में कांग्रेस विधायक के आवास पर ईडी का ये छापा है, बताया जा रहा है अवैध खनन से जुड़ा हुआ ये मामला है। देखिए, बिल्कुल अवैध खनन से जुड़ा हुआ मामला है और ये लोह अयस्क है। उससे जो कमाई अवैध तरीके से की गई, उस पैसे को विदेश भेजने का आरोप है। हालांकि शुरुआती स्तर पर जब इसकी जांच की गई थी तो ये पता लगा कि 38 करोड़ रुपए का घपला किया गया, 38 करोड़ रुपए विदेश भेजे गए। लेकिन जब ईडी ने इस पूरे मामले की जांच करी तो ईडी को पता लगा कि ये कई सौ करोड़ का मामला है। यही कारण है कि आज ईडी की टीमें पहुंची हैं और उन्होंने गोवा में और कर्नाटक में और मुंबई में अलग अलग जगह पर छापेमारी की कार्रवाई करी है। और ईडी की ये छापेमारी की कार्रवाई अभी भी लगातार चल रही है। कर्नाटक से एमएलए हैं ये, और इस लिहाज से ये बड़ी खबर है कि भारत के अंदर अवैध तरीके से जो लोह अयस्क है उसका खनन किया गया और फिर उस खनन के पैसे को विदेश भेजा गया। और एक तरीके से यहाँ पर जो टैक्स है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं चुकाया और पूरा का पूरा जो पैसा है विदेश भेज दिया गया। यही कारण है कि ईडी की आज टीमें पहुंची हैं सुबह से ही, और जो छापेमारी की कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। ईडी की करीब 28 टीमें इन अलग अलग इलाकों में, चाहे कर्नाटक, गोवा और मुंबई की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर छापेमारी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। और ये करवार असेंबली सीट है, वहां से ये एमएलए हैं। एक तरीके से हम कहें कि कांग्रेस के विधायक की अब मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ती प्रतीत हो रही हैं। और ईडी का ये कहना है कि इसके पीछे सिर्फ विधायक ही नहीं, एक पूरा गैंग हो सकता है। अब इसमें और कौन कौन लोग बिल्कुल नीरज, यहाँ यही जानना चाहेंगे कि और कौन कौन से ऐसे लोग हैं और कौन कौन से ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी कार्रवाई कर सकता है। क्या इस वक्त भी कांग्रेस विधायक के अलावा और कोई लोगों के घर पर भी छापेमारी कार्रवाई टीम की तरफ से की गई है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि विधायक के साथ और कौन कौन से लोग थे जो इस अवैध खनन मामले में लगातार जुड़े हुए थे और इस तरह से इस घटना को अंजाम दे रहे थे? देखिए, बिल्कुल इसमें एक पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से इस काम को किया जा रहा था। सिर्फ इसमें विधायक ही नहीं है, और भी विधायक के जो सहयोगी हैं वो इस पूरे मामले में शामिल हैं। अब आप देखें कि कर्नाटक में ही 15 के करीब जगह हैं जहां पर ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, जो इनके करीबी हैं। और इसके साथ साथ आप देखें कि गोवा से, कर्नाटक के अलग अलग जगहों से जो लोह अयस्क अवैध तरीके से उसका खनन किया गया और विदेशों में भेजा गया उसके पैसे को, तो इसके लिए केवल एक विधायक नहीं है, पूरा एक तरीके से उनके सहयोगियों का एक चयन होगी और उन्हीं के ऊपर ये ईडी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। इससे पहले अगर आप देखें कि फॉरेस्ट ऑफिशियल ने डेली करी पोर्ट जो करवार में है वहां से कुछ लोह अयस्क इनका जो है सीज किया था। वहां से ही जानकारी मिली कि ये इलीगल तरीके से माइनिंग हो रही है और इसका जो पैसा है वो बाहर भेजा जा रहा है। तो अब ईडी कार्रवाई कर रही है। लगता है कि देर शाम तक ये कार्रवाई चलेगी और उसके बाद कई सारे जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आ सकते हैं। और अभी भी आप देखें कर्नाटक, गोवा और मुंबई अलग अलग जगह पर ईडी की छापेमारी चल रही है। जो एमएलए के परिसर और उनके ऑफिस और इसके अलावा उनके जो सहयोगी हैं उनके परिसर और उनके कमर्शियल जो प्लेस हैं वो शामिल है। जी, बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।